इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। क्लास 12th फिजिक्स का एक टॉपिक है समावेशित अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। एक अनंत समावेशित चादर दी गई है, आवेश का वितरण इसके ऊपर एक समान है और इसकी जो डायमेंशंस है वो इनफाइनाइट है। मींस जो डिस्टेंस है हमारी जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है उसके कंपेयर में इसकी जो डायमेंशंस है लेंथ और ब्रेड्थ वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम इनफाइनाइट मान सकते हैं। अनंत समावेशित चादर इसी कारण से इसको कहा गया है। यहाँ पर जो आवेश फैला हुआ है वो क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो यहाँ पर जो पर यूनिट एरिया जो चार्ज है वो है सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमें दिया गया है। इस चादर के ऊपर जो इस शीट के ऊपर जो पर यूनिट एरिया आवेश है वो है सिग्मा कूलाम मीटर स्क्वायर, या सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर है। राइट, हमें गाउस का नियम अप्लाई करते हुए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। गाउस का नियम लगाने से पहले हमें इस शीट के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा का हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कोई भी पॉइंट हमें गिवन है, जिस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, हमें इस पॉइंट पर डायरेक्शन पता लगानी है। तो इसके लिए हम क्या करें, इससे परपेंडिकुलर डाल दें, P से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। अब इसके ऊपर और नीचे हम दो एरिया एलिमेंट लेंगे, सेम इतनी डिस्टेंस में नीचे की ओर। ये एरिया एलिमेंट्स है, क्षेत्रफल अल्पांश है। ये मान लीजिए है dA1 और ये dA2, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो सेम है। अब एरिया एलिमेंट लेने का कारण क्या है, एरिया एलिमेंट का अर्थ क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश का अर्थ ये हुआ कि ये बिंदुवत है, पॉइंट लाइक है। इसमें जो आवेश है वो कितना होगा, इसमें जो आवेश है वो होगा dQ इक्वल्स टू सिग्मा dA1, और इसमें आवेश कितना होगा dQ इक्वल्स टू सिग्मा dA2। इस क्षेत्रफल अल्पांश और इस क्षेत्रफल अल्पांश दोनों में समान आवेश है। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया हम सेम ले रहे हैं, dA1 और dA2 के दोनों के मान सेम है। इस एरिया एलिमेंट के कारण बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर होगा dE1 सदिश, और इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा dE2 सदिश। राइट, तो अगर हम घटकों में वियोजित करें, इसका इधर घटक ये मान लीजिए कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा होगा, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये होगा dE2 cos थीटा। इसका जो इधर घटक होगा वो dE1 cos थीटा। इसके परपेंडिकुलर घटक जो होगा वो dE2 sin थीटा। इसका जो नीचे की ओर घटक होगा वो होगा dE1 sin थीटा। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि dE1 और dE2 इन दोनों की वैल्यू सेम है। क्यों है? क्योंकि प्रेक्षण बिंदु जो है उसकी जो डिस्टेंस है इन अल्पांशों से, प्रेक्षण बिंदु की इन अल्पांशों से जो दूरियां हैं वो सेम है, तो इस कारण यहां पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण दोनों में समान रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। राइट, तो अब आप देख सकते हैं इनको घटकों में अगर हम वियोजित करते हैं तो ये दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। साइन थीटा घटक एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं और dE2 cos थीटा घटक जो है दोनों जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम संपूर्ण शीट को, चादर को अगर अल्पांशों में विभाजित करें इस प्रकार से, तो हम पाते हैं कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो इसके लंबवत प्राप्त होता है। परपेंडिकुलर घटक एक दूसरे को निरस्त करते चले जाएंगे और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो cos थीटा घटकों के कारण होगा। तो आप देख सकते हैं शीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन हमने पता लगा ली।
अगर बिंदु P ले रहे हैं तो वो इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये शीट है, शीट के परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में। अगर ये बिंदु इस साइड में होगा तो डायरेक्शन इधर ली जाएगी, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, इस शीट को एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया और वेक्टर मेथड से हमने देखा कि साइन थीटा घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और कॉस थीटा घटक आपस में जुड़ जाते हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इस शीट के तल के लंबवत प्राप्त होता है दोनों ओर, राइट। अब हम गाउस का नियम लगाते हुए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। गाउस का नियम लगाने के लिए हमें एक गाउसियन पृष्ठ की आवश्यकता होती है। अब इस प्रकार की जो शीट है जो हमें दी गई है उसके लिए हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और वो इसके अंदर से आर पार जा रहा है। देखते हैं, ये शीट है और इसके अंदर से गुजरता हुआ, और ये इसके अंदर से गुजर रहा है, बिंदु P की इस शीट से जो डिस्टेंस है वो r है, माना ये डिस्टेंस r है, तो इतनी ही दूरी हम यहां लेंगे, यानी 2r लंबाई का एक सिलेंडर लिया जाएगा। अब एक जो बेलन है, बेलनाकार जो पृष्ठ है वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना होता है, हमें पता है, 1, 2 ये वृत्ताकार पृष्ठ और तीसरा ये वक्राकार पृष्ठ। 3 पृष्ठ है यहां पे, तो एक तो S1, ये S2 और ये S3, राइट। अब और जो क्लोज सरफेस है उसको हम S ले सकते हैं, जो तीनों को मिलाकर जो पृष्ठ बन रहा है, बंद पृष्ठ बन रहा है बेलनाकार, वो है पृष्ठ S। तो गाउस का नियम अगर हम लगाते हैं, गाउस का नियम क्या है, गाउस का नियम है ये E डॉट ds, यानी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के इक्वल होता है, यानी ये जो फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स, वो इस वैल्यू के इक्वल होता है। समेशन क्यू है इसके अंदर चार्ज कितना है, तो ये हम संपूर्ण पृष्ठ S के लिए लिख रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ S है ये पूरा बेलन। अब ये बेलन S 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, S1, S2 और S3। S1, S2 और S3 तीनों पर हम छोटे छोटे अल्पांश लेते हैं, ds, ये अल्पांश है ds, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तल के लंबवत होता है, जो एरिया एलिमेंट होता है उसकी डायरेक्शन तल के लंबवत होती है। इस पर एक अल्पांश लिया हमने ds, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इस पर एक अल्पांश लिया हमने ds, इसकी डायरेक्शन यहां होगी ds। अब आप देखिए S जो पृष्ठ है वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। S जो पृष्ठ है वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। बंद पृष्ठ S से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है वो S1 से निर्गत फ्लक्स, S2 से निर्गत फ्लक्स और S3 से निर्गत फ्लक्सों का जो योग है उसके इक्वल होगा। देखिए कैसे, S1 E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अलग अलग पृष्ठ के लिए हम इनको सॉल्व करते हैं। S1 के लिए देखते हैं, S1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इसी डायरेक्शन में, अभी हमने पढ़ा था तल के लंबवत है, ये जो शीट है शीट के तल के लंबवत, तो E सदिश इधर है, तो E और ds के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री। इस वृत्ताकार जो पृष्ठ है, ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है S1, इस पर E और ds के मध्य कोण है 0 डिग्री। S2 के लिए देखते हैं, यहां पर E की डायरेक्शन होगी इधर, E इधर है और E और ds के मध्य कोण कितना होगा, 90 डिग्री। और S3 पृष्ठ के लिए
ई इधर होगा, ई और ds के मध्य सेम पैरेलल है, ई और ds दोनों पैरेलल है, तो थीटा का मान यहां पर आएगा 0 डिग्री। तो हमने थीटा की वैल्यूज निकाल ली, क्योंकि ये वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे। ई डॉट ds S1 के लिए ई ds cos 0, तो ये वैल्यू आएगी, देखिए देखिए S1 के लिए आप लिख सकते हैं ई ds cos 0 डिग्री, क्योंकि a डॉट b को हम ओपन करते हैं ए बी कॉस थीटा से, तो ई ds cos थीटा यानी cos 0 0 है, प्लस S2 पृष्ठ के लिए ई ds cos 90 डिग्री, प्लस S3 पृष्ठ के लिए ई ds cos 0, आपने देखा ई और ds के मध्य एंगल जो है 0 डिग्री है, इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहां पर ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0, तो ये पूरे टर्म को एलिमिनेट कर देगा। 0 से जब मल्टीप्लीकेशन होगा इसका, तो इसका एलिमिनेशन होगा। तो हमारे पास एक तो ये पद बचा बाईं ओर, और एक ये पद बचा। बाईं ओर हमारे पास दो पद बच रहे हैं, तो यहां S1e ds प्लस S3e ds इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये प्राप्त हुआ। अब यहां पे देखिए S1 पृष्ठ और S3 पृष्ठ, S1 और S3 दोनों जो पृष्ठ हैं वो शीट से सेम डिस्टेंस पर हैं, तो इन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होगा, E रहेगा। और दूसरा पूरे पृष्ठ पर, यहां जो पूरा पृष्ठ है ये, इसके जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान नियत रहेगा, और इधर भी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान नियत रहेगा। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, E को बाहर लिख सकते हैं, तो E S1 ds प्लस S3 ds इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए, समाकलन की जो प्रक्रिया होती है उसका अर्थ होता है योग। तो ds S1 पर, ये S1 है, जितने भी ds बन रहे हैं, छोटे छोटे अल्पांश जितने भी हैं, इन सबका अगर योग कर दें तो वो S1 के क्षेत्रफल के बराबर होगा। S1 के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसी प्रकार S3 है, S3 पर जितने भी अल्पांश बन रहे हैं ds, उन सब का योग कर दें तो वो S3 के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और हमने जो बेलन लिया है उसका अनुप्रस्थ काट सेम है, S1 का क्षेत्रफल और S3 का क्षेत्रफल सेम रहेगा। मान लो ये है A, मान लीजिए बेलन का जो अनुप्रस्थ काट है वो A है, ये इसका एरिया है A, तो इसका एरिया भी होगा A, राइट। तो ये रिप्रेजेंट करेगा A को और ये भी रिप्रेजेंट करेगा A को, राइट। यहां हमने E को कॉमन नहीं लिया था, E को कॉमन ले लिया हमने। तो अब आप E, इसका एरिया आ गया A प्लस E, इसका जो एरिया है वो आ गया A, इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये हो गया EA प्लस EA 2EA इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम समेशन q की वैल्यू निकाल लेते हैं। समेशन q यानी जो हमारा बेलन है उसमें आवेश कितना है। अगर आप यहां से देखें, अगर यहां देखते हैं आप, इसके अंदर आवेश जो है, बेलन के अंदर जो आवेश है वो कितना है। बेलन का क्षेत्रफल है A, एक क्षेत्रफल पार निकल रहा है शीट से, तो शीट का कितना क्षेत्रफल लिया इसने A, एक क्षेत्रफल ही शीट का ले रहा है, बाकी एरिया यूज नहीं हो रहा है अभी। तो इसके अंदर कुल आवेश कितना होगा, बेलन के अंदर आवेश जो होगा वो
एक क्षेत्रफल में जो आवेश है उस आवेश के तुल्य होगा। अब इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, यानी यूनिट एरिया का जो चार्ज है वो सिग्मा है, तो ए एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए। तो यानी इसके अंदर जो चार्ज है, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो आवेश है वो क्यू सिग्मा इंटू ए के इक्वल है, और ए क्या है, इसका क्षेत्रफल S1 या S3 का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसका। तो इसके अंदर आवेश कितना हुआ, सिग्मा क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, यानी समेशन क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहां पे, सिग्मा क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2EA इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, तो E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा, आवेशित शीट के कारण, चादर के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, अगर बिंदु P पर ये डायरेक्शन अगर n कैप हो तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E सदिश इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। उत्पन्न हो रहा है उसका मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। एक चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो r पर डिपेंड नहीं कर रही है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी शीट के नियर बाई पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है और ये इससे डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने एक समावेशित अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।